नमस्कार दोस्तों, अम्बावता क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक शुरू कर रखा था, उसका अगला वीडियो मैं आज शाम तक डाल दूंगा। और अब एक नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ में मैं एक नया टॉपिक कक्षा 10 और कक्षा 9 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर मैं ये टॉपिक डाल रहा हूँ। तो देखिए, हम शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय और पैसिव का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय। एक्टिव और पैसिव में जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है और तो उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में माना जाता है, और जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे देखिए, ही टीचेस मी। ये एक छोटा सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में या पैसिव से एक्टिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। जैसे ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है और मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। इसे वाइस वर्सा या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट जनरली कम्स बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट समटाइम्स इट कम्स मिडल ऑफ द सेंटेंस और लास्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को हम जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ये एक सामान्य सा नियम है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, टीचेस इस सेंटेंस में वर्ब है और मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में प्रोनाउन भी हो सकते हैं। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस वाक्य का सब्जेक्ट होता है, और या फिर किसी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। प्रोनाउन कौन से होते हैं जो सब्जेक्टिव केस में आते हैं और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ही होते हैं? आई, इस वाक्य में आई है, वी है, यू है, ही, सी, दे और इट। देखिए, ये सब्जेक्टिव केस के नाम से जाने जाते हैं। ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही होते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब से पहले लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब के बाद में लिखा जाता है। ये सब्जेक्टिव केस जब हम ऐसा सेंटेंस जिनमें ये सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट होते हैं, उस सेंटेंस में पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। हमें ऐसे समझ लेना है कि आई को हम मी में चेंज कर देंगे और मी को आई में चेंज कर देंगे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय। इसमें वी सब्जेक्टिव केस है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और इसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा और हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा और हर का सब्जेक्टिव केस सी होगा। दे का ऑब्जेक्ट देम होगा और देम का सब्जेक्ट दे होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होगा और इसका सब्जेक्टिव केस इट होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जाने जाते हैं। केस का मतलब कारक होता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस को, किसी एक्टिव सेंटेंस में
हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। इसके अलावा यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन होती है, प्रॉपर नाउन है या कोई भी नाउन है, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में भी वैसा ही लिखेंगे और सब्जेक्टिव केस में एक ही रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, याद हो गए होंगे, उनको आप लिख सकते हैं। देखिए आई है, आई का मी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, वी का अस होगा और अस का वी होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस एक जैसा ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा और हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा। सी का ऑब्जेक्ट हर होगा और हर का सब्जेक्टिव केस सी होगा। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा और देम का ऑब्जेक्ट दे हो जाएगा। इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है और सब्जेक्टिव केस भी इट होता है। इसमें हमने एक तो यू और एक इट, ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा ही रहता है। अब आप कहेंगे जी हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। इसके लिए मैं आपको सीधा सा ये बता देता हूं कि यदि वर्ब से पहले यू लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद में यू लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस लिखता हूं, आई टीच यू। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो गया, टीच इसमें वर्ब होगी और यू इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यू टीच के बाद में लिखा हुआ है। वर्ब के बाद में यदि यू लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में वर्ब के बाद में ही होती है और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले ही लिखा जाता है। इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, यू टीच मी। अब इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये टीच से पहले है। वर्ब से पहले यू लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद में यू लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्टिव केस, वो सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड पर ही एक्सप्लेन करता हूं। ये आपने लिख लिया होगा। सब्जेक्टिव केस है आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इनका, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। ये इनका ऑब्जेक्टिव केस है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही टीचेस मी। देखिए किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें 3 वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। पहले उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट पहचानना है, फिर हमें उस सेंटेंस में वर्ब को पहचानना है, उसके बाद में हमें उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखना है। तीनों, ये ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, सब्जेक्ट कहां होगा सेंटेंस में, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ये तो हमने पहचान लिया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मी है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ही की जगह लिखेंगे और सब्जेक्ट को मी की जगह लिखा जाएगा। ऐसा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए किया जाता है। जब मी को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, क्योंकि मी को यहां मी लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस मैंने बताया था, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो जब मी को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में जब किसी सेंटेंस को चेंज किया जाता है तो पैसिव वॉइस में चाहे वाक्य किसी भी टेंस का हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव वॉइस में। उसमें हम सेकंड या फर्स्ट फॉर्म या फिर आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में टीच लिखा हुआ है और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है।
लेकिन यदि किसी सेंटेंस, जैसे आपसे कोई ये पूछे कि टॉट कौन सी फॉर्म है, तो टॉट टीच की सेकंड फॉर्म भी है और टॉट टीच की थर्ड फॉर्म भी है। याद रखिए, जैसे हम इस सेंटेंस में लिखते हैं कि मी का आई हो गया, अब इसकी थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है। पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्टिव केस को सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे तो बाई लगा करके लिखा जाता है। और बाई, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में काम किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे वे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल उनके द्वारा खेला जा रहा है, पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, इसका अर्थ नहीं बदला। मम्मी खाना बना रही है, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो द्वारा के लिए हम इसमें बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और बाई प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस होगा ही का, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में हमने टॉट लिखा है, टॉट इसमें कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन यहां इसको सेकंड फॉर्म ही माना जाएगा, क्योंकि जब तक किसी थर्ड फॉर्म से पहले सहायक क्रिया का यूज नहीं कर दिया जाता है, वो सेकंड फॉर्म ही मानी जाएगी, वो थर्ड फॉर्म नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में यदि हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है तो उसके साथ हमें सहायक क्रिया लिखनी होगी। अब आप कहेंगे जी सहायक क्रियाएं तो बहुत होती हैं, सहायक क्रिया डू डज डिड होता है, सहायक क्रिया इज एम आर होती हैं, हैज हैव हैड होता है, वाज वर होती हैं, मॉडल एक्सिलरीज में शैल विल शुड वुड कैन कुड होता है। तो हमें कौन सी सहायक क्रिया लिखनी है ये मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए कि किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और थर्ड फॉर्म हमेशा सहायक क्रिया के साथ में आती है। अब हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, आप सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ करके आप ये देखो कि सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है। सीधी सी बात है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यदि किसी सेंटेंस में किया गया है, तो आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते समय इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि यदि फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, जैसे इस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है टीच, आप कहेंगे जी इसमें टीचेज लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है? ये तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये अपने मूल रूप में है और मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है और उसका सब्जेक्ट के साथ में तालमेल बैठाने के लिए एक वचन बनाते हैं। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी सिंगुलर होते हैं, वी और दे प्लूरल होते हैं। अब ही के साथ में हम टीच नहीं लिख सकते, यदि यहां टीच लिखते तो सेंटेंस गलत हो जाता। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता, इसलिए इसका एक वचन बनाया हमने और टीच का एक वचन टीचेज होता है, या यहाँ टीचेज लिखा हुआ है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। फर्स्ट फॉर्म को हम किन किन रूपों में लिख सकते हैं ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया था। मैं फिर बता देता हूं कि फर्स्ट फॉर्म सिंगल रूप में लिखी जा सकती है, अपने मूल रूप में लिखी जा सकती है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो सकता है और फर्स्ट फॉर्म डू या डज के साथ हो सकती है। यदि इन तीन तरह से किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम टीचेज लिखेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, केवल ये प्लूरल थी और ये सिंगुलर होगी। टीचेज भी लिखा हो सकता है, ये डू के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, डू टीच लिखा हुआ है तो भी ये फर्स्ट फॉर्म ही है। यदि डज और टीच लिखा जाए तो डज टीच भी फर्स्ट फॉर्म ही है, ये फर्स्ट फॉर्म ही होगी। यदि किसी सेंटेंस में इन रूपों में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो, टीच अकेला हो, टीचेज हो, या डू टीच हो, या डज टीच हो, इनके अलावा इस तरह से यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो तो वो फर्स्ट फॉर्म ही होगी और उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा उसमें हमें इज एम आर
सहायक क्रियाओं का यूज करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, और एम हमेशा आई के साथ में यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस में डज लिखा हुआ है या सेंटेंस में डू लिखा हुआ है तो हम पैसिव वॉइस में डू और डज सहायक क्रियाओं के रूप में लिखे हुए होंगे तो नहीं लिखेंगे। डू मुख्य क्रिया भी होती है। डू का मतलब करना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म डन होती है। यदि मूल रूप में मुख्य क्रिया के रूप में डू का यूज किया गया है तो हम इसकी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन डू और डज का यूज सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में किया गया है तो हम इनको हटा देंगे, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस में 3 सहायक क्रियाएं कभी नहीं लिखी जाती हैं। वो 3 सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? डू, डज और डिड। ये 3 हेल्पिंग वर्ब कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं लिखी जाती हैं। ये एक्टिव में होंगी तो इनको पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। इनकी जगह डू और डज, इन दो की जगह इज एंड आर लिखेंगे और डिड की जगह हम वाज वर लिखेंगे। डू और डज की जगह इज एम आर क्यों लिखेंगे ये मैं बताऊंगा अभी। डिड की जगह वाज वर क्यों लिखा जाता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इस सेंटेंस को हम हल करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही हो गया, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में मी है। मैंने बताया था पैसिव वॉइस में ये नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या टीचेज लिखा हुआ है। ये डज टीच भी हो सकता था, डज नॉट टीच भी हो सकता है, डू टीच भी लिख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि किसी सेंटेंस में लिखी हुई हो तो सहायक क्रिया इज एम आर यूज करते हैं। आप लिख सकते हैं ये नियम है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या डू और डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म यदि ये किसी सेंटेंस में हो तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस करते समय ये एक्टिव में होता है। तो इन सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे जिसमें फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म हो या एस ई एस हो या डूडस के साथ फर्स्ट फॉर्म हो उसमें सहायक क्रिया इज एम आर लिखी जाती है। यहां फर्स्ट फॉर्म है, ये आई लिखा हुआ है, मी का आई हो गया तो यहां हम इज एम आर में से एक लिखेंगे। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहां हम इज लिख देते, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता तो आर लिख देते, आई के साथ में एम लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। यहां एम क्यों लिखा? क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है और थर्ड फॉर्म बिना किसी सहायक क्रिया की यूज नहीं की जाती है, इसलिए यहां सहायक क्रिया लगाना जरूरी था। सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे? ये तो वर्ब को देख करके लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगाएंगे, ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज एम आर लिखना है। टीच की थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं टी ए यू जी एस टी। बहुत से स्टूडेंट टीच की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में टी ओ यू जी एस टी बोलते हैं, गलत होता है। वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेगी, वो किसी भी बुक्स में हमें मिल जाएंगी। छोटी क्लासों की किताबें 6ठी है, 7वीं 8वीं किताबों में वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ आई एम टॉट लिखा जाएगा, आई एम टॉट बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। ये हुआ इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। पैसिव वॉइस में हमने थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा सहायक क्रिया आती है। इस सेंटेंस में हम सहायक क्रिया कौन सी लिखेंगे? ये तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है उस वर्ब के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया का यूज करेंगे। सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है तो फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर यूज करते हैं। अब मैं बताता हूं यदि वाक्य में सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, फर्स्ट फॉर्म नहीं हो, सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है तो याद रख लीजिए फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर लिखते हैं और सेकंड फॉर्म में सहायक क्रिया वाज और वर लिखते हैं। सेकंड फॉर्म यदि वाक्य में है, ये दूसरा नियम है। पहला नियम है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो
डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर लिखते हैं। यदि सेकंड फॉर्म वर्ब की लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म हो, अब सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, देखिए मैंने यहां डिड लिखा है और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा है। यदि सेकंड फॉर्म है या डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो हमें वाज वर सहायक क्रिया के रूप में यूज करना होगा। वाज और वर आएगा इस सेंटेंस में, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वर लिखेंगे। आप कहेंगे जी ये डिड लिखा हुआ है और इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। हाँ, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, डिड के साथ कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाती है। डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन वो सेकंड फॉर्म मानी जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। देखिए गो है, ये फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है। आप ये वेंट न लिख करके और सेकंड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर डू होता है और सेकंड फॉर्म के अंदर डिड होता है। सेकंड फॉर्म में से डिड निकाल लेंगे तो फर्स्ट फॉर्म बचती है। ये वेंट सेकंड फॉर्म है। वेंट कैसे बना है? वेंट में से डिड निकलेगा क्योंकि इसके अंदर डिड है। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे निकलेगा? जैसे कै है और कै में से ए निकालना है तो आधा कै बच जाएगा और ए और आधा कै दोनों मिलकर के पूरा कै बनता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हमेशा डिड लग करके बनती है। आप इसको ऐसे याद कर लो कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म बराबर सेकंड फॉर्म, ये होता है, ये नियम है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म बराबर सेकंड फॉर्म होती है। हम डिड और फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। वेंट में से डिड निकला तो गो बचा, डिड और गो बराबर वेंट होता है। ये टुक लिखा हुआ है, टुक टेक की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में डिड होता है, डिड को बाहर निकाल लो, डिड को बाहर निकाला तो ये टेक बचा। डिड टेक बराबर टुक होता है। डिड ईट बराबर एट होता है। डिड प्ले बराबर प्लेड होता है। ऐसे समझो आप उनको। यदि किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लिखी हुई हो या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो, सेकंड फॉर्म में डिड होता है, सेकंड फॉर्म में से डिड निकालेंगे तो फर्स्ट फॉर्म बचेगी। इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का यदि कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें डिड लिखते हैं और डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते। मैं बता रहा था आपको, वाक्य में यदि फर्स्ट फॉर्म है, किसी एक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और उस सेंटेंस को आप पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस में इज एम आर आता है। फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आता है और सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो वाज या वर सही क्रिया का यूज किया जाता है। यदि यहां टोट होता, इस सेंटेंस में यदि टोट लिखा हुआ होता, ही टॉट मी, TAUGST होता और सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे। अब इस सेंटेंस में मी का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस आई हो गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती तो इज एम आर लिख देते। सेकंड फॉर्म है इसलिए इसमें या तो वाज आएगा या वर आएगा। वाज और वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज आएगा और सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो उसमें वर का यूज होगा। आई के साथ में वाज ही आता है। सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज, थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? आई वॉज टॉट बाय हिम। ये थे सेकंड फॉर्म वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। अब बात है
सेंटेंस में यदि थर्ड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, हमें याद हो गया फर्स्ट फॉर्म है तो इजेमार लिखना है। हमें उलझन में नहीं पढ़ना है, टेंस के अकॉर्डिंग सही क्रिया का यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। सीधी सी बात है, वर्ब की फॉर्म यदि हमें याद है तो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रखा है तो इजेमार लिखना है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ है तो वाजवर लिखना है। पैसिव वॉइस में यदि सेकंड फॉर्म का यूज किया हुआ है तो उसमें वाजवर लिखना है। पैसिव वॉइस में यदि थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये बात मैंने पहले ही बता दी कि थर्ड फॉर्म यदि लिखी हुई है तो उसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर दी हुई होगी। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में यूज ही नहीं की जाती है। यदि थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय जो सहायक क्रिया सेंटेंस में दे रखी है उसी सहायक क्रिया को पैसिव में यूज कर लेंगे। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब होंगी जो थर्ड फॉर्म वाले वाक्य में आएंगी, आपको मैं बता देता हूं। थर्ड फॉर्म यदि किसी सेंटेंस में होगी तो ये तीन सहायक क्रियाएं होंगी, या तो हैज होगा, या हैव होगा, या हैड होगा। ये तीन सहायक क्रियाएं यदि किसी सेंटेंस में लिखी हुई हैं, तीनों सहायक क्रियाओं के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय याद करना है, तीन सही क्रियाएं हैं, हैज, हैव, हैड, तीन वर्ड हैं। एक्टिव में इनके साथ में थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव में भी इनके साथ थर्ड फॉर्म ही लगानी है वर्ब की। तीन हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म में इजेमार लिखते हैं, सेकंड फॉर्म में वाजवर लिखते हैं, और थर्ड फॉर्म में सहायक क्रिया दी हुई होगी। एक्टिव में जो सही क्रिया दे रखी है वो सही क्रिया ये तीन ही होंगी, हैज, हैव और हैड होगा। इस सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हम हैज, हैव, हैड ही लिखेंगे। हैड हम इसमें से हैज, हैव और हैड थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैज सिंगुलर के लिए यूज की जाने वाली सही क्रिया है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। हैड एक ऐसी सही क्रिया है जिसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, दोनों के साथ में ही हैड का यूज होता है। हैड का यूज सब्जेक्ट के ऊपर, इसका सब्जेक्ट के अनुसार नहीं करना है। हैड सभी के साथ में यूज की जाने वाली सही क्रिया है। जितने भी, जैसे कैन है, कुड है, शुड, वुड है, मे, माइट है, मस्ट है, डिड है, हैड है, ये वो सही क्रियाएं हैं जो एक वचन सब्जेक्ट के साथ में भी यूज होती हैं, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में भी यूज होती हैं। हैड में आपको कुछ नहीं देखना है, सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो भी हैड लिखना है, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो भी हैड लिखना है। हाँ, हैज और हैव में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है वाक्य का तो हैज लिखना है, और सब्जेक्ट यदि वाक्य का प्लूरल है तो हैव लिखना है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इसी सेंटेंस में जैसे ये लिखा हुआ लिखते हैं, ही हैज टॉट मी। सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मी है, टॉट इसमें वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है। यहाँ हैज लिखा हुआ है, मैंने बताया था हैज, हैव और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म होती तो इजेमार लिख देते, सेकंड फॉर्म होती तो हम इसमें वाजवर लिख देते। थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती है, थर्ड फॉर्म के साथ कोई सही क्रिया जरूर आती है। उस सही क्रिया को पैसिव वॉइस पे हम यूज कर लेंगे। इस सेंटेंस को जब यहाँ हैज लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, पैसिव में चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, मी का हो गया आई। यहाँ हैज लिखा हुआ है, यहाँ हैज लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई यद्यपि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक्सेप्शन है। आई के साथ में प्रेजेंट टेंस में डज नहीं आता, डू आता है, हैज नहीं आता, हैव आता है। इसमें हम एक वचन सहायक क्रिया का यूज नहीं करेंगे, आई के साथ में बहुवचन सही क्रिया का यूज करते हैं। आई, इसमें आई लिखा हुआ है, यहाँ हैज ने आकर के
हैव आ जाएगा। आप कहेंगे इसमें आई के साथ में एम क्यों नहीं लिखा? देखिए आई के साथ में एम आता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो इज एम आ रहा था। सेकंड फॉर्म होती तो वाज वर आ जाता। थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के साथ में पहले से सही क्रियाएं होंगी हैज, हैव और हैड में से। तो थर्ड फॉर्म होगी तो या तो हैज आएगा, या हैव आएगा, या हैड आएगा। इसमें हैड तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ हैज लिखा हुआ है। यहाँ हैड होता तो आई के साथ हैड लिख देते। इसमें हैज लिखा हुआ है और हैज हैव का जोड़ा होता है। ये सही क्रियाएं जोड़े से आती हैं, ये सही क्रियाएं भी जोड़े से आती हैं। हैज और हैव भी जोड़े से आती हैं। इनमें हैज एक वचन के लिए आता है, हैव इसमें बहुवचन के लिए आता है, वाज एक वचन के लिए और वर्ब बहुवचन के लिए होता है, इज एक के लिए और आर बहुवचन के लिए होता है। एम का यूज आई के साथ होता है। यहां हम हैव का यूज करेंगे आई के साथ में, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप आई के साथ बहुवचन की सही क्रिया ही यूज की जाती है। हैव लिख देंगे यहाँ, आई हैव। अब थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही लिखी हुई है, ये नहीं है कि इसकी और नई थर्ड फॉर्म और बढ़ा देंगे, हम इसका टोटेट कर देंगे। थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो ऐसे कैसे लिख देंगे। तो सेंटेंस हो गया आई हैव टॉट बाय हिम। अब ये सेंटेंस गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि याद रखिए हैज, हैव और हैड यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में लिखे हुए हैं, ये मुख्य क्रियाएं भी होती हैं। यदि सहायक क्रिया के रूप में हैज, हैव और हैड लिखा हुआ है और उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो इनके साथ में बीन वर्ड लगाया जाता है। ये याद रखना है। हैज, हैव, हैड इन तीन के साथ में पैसिव वॉइस करते समय हैज, हैव और हैड के साथ में हैज लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ हो और हैड लिखा हुआ हो, और इन तीनों के साथ में यदि थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, एक्टिव में ऐसा लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में हम इनके साथ में हैज बीन वर्ड जोड़ देंगे, हैव बीन लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे, हैड बीन। ये लिखने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। याद रख लीजिए हैज, हैव और हैड इन तीन के साथ में बीन लगता है। हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म होगी इज एम आर लिखा जाएगा। सेकंड फॉर्म होगी या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो वाज वर लिखा जाएगा। हैज, हैव और हैड होगा तो इनके साथ में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें यहां हैव न लिख करके और हैव बीन लिखना पड़ेगा। आई हैव बीन टॉट बाय हिम, ये सेंटेंस में सही सेंटेंस है, इसकी सही पैसिव वॉइस है, सीधा सा नियम है। अब मैं तीनों रूल लिख देता हूं, फिर इनके हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और फिर नेगेटिव सेंटेंस बना करके देखेंगे। आप लिख लीजिए तीन रूल। नंबर 1, यहां एक्टिव और यहां पैसिव। फर्स्ट फॉर्म या SES ऑब्लिक डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म लिखना है। ये 1 नंबर नियम। याद हो गया होगा, याद कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म होगी SES होगा, डूडल्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म होगी तो इसे बार लिखना है। सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में लिखा हुआ है तो याद हो गया होगा वाज, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, इसका यूज होगा। तीसरा नियम है हैज,
हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यदि एक्टिव में हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में इन तीनों के साथ में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन कर देंगे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये थे 3 नियम जो एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें याद रखने हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस ऐसे लिखता हूं, क्या लिख लीजिए इनको। फर्स्ट फॉर्म होगी या उसमें एस होगा एक वचन बनाने के लिए, या डूडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो इजेमार लिखना है। सेकंड फॉर्म होगी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो वाजवर लिखना है। हैज, हैव, हैड होगा, थर्ड फॉर्म लिखी हुई होगी पहले से। पैसिव इसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। सेंटेंस एग्जांपल लिखता हूं। अभी मैंने लिखा था ही टीचेज मी, ये एग्जांपल लिखा था। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में सही क्रिया डू होती है। टीच होता तो टीच में से डू निकलता, इसमें सही क्रिया हम निकालेंगे तो टीच में से डज निकलेगा। टीच में से डज निकलेगा तो टीच बचेगा। इस सेंटेंस को यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, ही डज नॉट टीच मी। यहां टीच क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहां टीचेज, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो टीचेज होता। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें से डज निकल गया और डज यहां लिखा हुआ है तो डज के साथ में टीच ही लिखना है। डज टीचेज नहीं होता, डज टीच होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ही डज नॉट टीच मी। अब इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें ही हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें मी हो गया, टीच इसमें वर्ब हो गई। मैंने एक बात बताई है, आपको याद रखो। डू, डज और डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कभी नहीं लिखी जाती। इनको पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं सही क्रिया के रूप में। यदि डू और डज है तो इजेमार लिखना है, और डिड लिखा हुआ है तो वाजवर लिखना है। इसमें सही क्रिया दी हुई है डज, इसको नहीं लिखना। डज की जगह इजेमार लिखना है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। यहां डज था, हटाना है और डज की जगह इजेमार लिखते हैं। आई के साथ एम लिखा जाएगा। आई एम नॉट। थर्ड फॉर्म टीच की क्या हो जाएगी? टॉट। आई एम नॉट टॉट बाय हिम। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस सेंटेंस में यदि डज ये वाक्य नेगेटिव ना होकर के इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, प्रश्नवाचक वाक्य होता, तो हम इस डज को पहले लिखेंगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा? डज ही टीच मी। अब इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। वाक्य प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक वाक्य को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में भी वाक्य प्रश्नवाचक ही रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि एक्टिव में सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो पैसिव में उसको सिंपल सेंटेंस बना दें। इसको प्रश्नवाचक ही रखना है। प्रश्नवाचक सेंटेंस क्यों है? क्योंकि सही क्रिया लगी हुई है। मैंने बता दिया सही क्रिया डज है तो हटाना है। डज की जगह इज, एम, आर में से कोई एक सही क्रिया लिखनी है। सब्जेक्ट इस वाक्य में ही है, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में मी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के बाद में आता है और सब्जेक्ट मुख्य क्रिया से पहले आता है। इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो डज हटेगा, सही क्रिया इज, एम, आर में से एक लिखेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई।
अब आई के बाद में हम इज एम आर में से कोई एक सही क्रिया लिखेंगे, बाद में लिखेंगे तो सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए हमें शुरू में सही क्रिया लिखनी होगी, और सही क्रिया शुरू में आई के साथ में क्या लिखेंगे, एम आई। इसको पहले लिखेंगे, पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। तो वाक्य हो जाएगा एम आई, थर्ड फॉर्म इसकी टॉट हो जाएगी, एम आई टॉट बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। सेंटेंस समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या साधारण वाक्य हो, यदि फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर ही लिखना है थर्ड फॉर्म से पहले। यदि इस सेंटेंस में मी की जगह अस होता, अब इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे, अस को इधर लाएंगे, अस को इधर लाएंगे तो ये वी होगा। वी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, वी प्लूरल है। डज को हटाएंगे, डज को हटाकर इज एम आर में से एक सही क्रिया लिखेंगे। वी के अनुसार सही क्रिया इज और एम नहीं आएगी, वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर होगी। तो सेंटेंस का पैसिव हो जाएगा आर वी टॉट, आर वी टॉट बाय हिम। ये इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो जाएगी। अब मैं लिखता हूं, यदि यहां डज नहीं होता और ये सेंटेंस ऐसे होता, ही डिड नॉट टीच मी, और हमें इसको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, सब्जेक्ट ही हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, यहां डिड लिखा हुआ है। मैंने बताया था डिड को पैसिव वॉइस में सही क्रिया के रूप में नहीं लिखते हैं। डिड हटा देंगे, डिड हटेगा और डिड की जगह वाज या वर लगेगा। यहां डिड हट, मी का हो गया आई, डिड हट गया, वाज वर में से एक सही क्रिया लिखनी है, वाज लिख दिया। आई वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी टॉट, आई वॉज नॉट टॉट बाई हिम। आ गया होगा समझ में। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं यार डिड सही क्रिया थी, वाज क्यों आ गया। मैंने बता दिया सेकंड फॉर्म होती है तो वाज वर ही आता है। ये सेकंड फॉर्म ही है, डिड और टीच दोनों मिलकर सेकंड फॉर्म बनती है। या टीच लिखा हुआ है या डिड लिखा हुआ है, डिड और टीच बराबर सेकंड फॉर्म है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म बराबर सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म में वाज वर आता है। आई वॉज नॉट टॉट बाय हिम। यदि इस सेंटेंस में अस होता, यहां अस लिखा हुआ होता, तो भी ये डिड और टीच दोनों सेकंड फॉर्म ही है। अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है, वी के साथ में वर आता है। वी वर नॉट टॉट बाय हिम। ये इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो जाएगी। देखना, यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक होता, डिड ही टीच अस, ये वाक्य प्रश्नवाचक है। सब्जेक्ट सेंटेंस में ही है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अस है, टीच इस वाक्य में डिड के साथ लगी हुई है, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में वाज वर आता है। मी अस को इधर लाएंगे तो ये वी बन जाएगा, और वी बहुवचन है इसलिए यहां वर लिखेंगे। वर वी टॉट बाय हिम। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। यदि सेंटेंस में हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है और वाक्य नेगेटिव है, जैसे he has not done his work, वाक्य का सब्जेक्ट ही है, सेंटेंस में वर्ब डन है, इस वाक्य में his works लिखा हुआ है, ये एरर है इस सेंटेंस में।
देखिए मैंने इसमें वर्क्स लिख दिया, इसमें वर्क्स में एस नहीं लगेगा क्योंकि वर्क में एस नहीं लगता है, वर्क्स नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, न्यूजेज नहीं होता है, वर्क में एस लगता है। वर्क का अर्थ कार्य है या काम है, तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा, ये वर्क ही होगा। लेकिन वर्क का अर्थ यदि कृति है, वर्क का मतलब कृति भी होता है, लेख, ग्रंथ, तो इसमें एस लग जाएगा। जैसे वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के लेख, शेक्सपियर के ग्रंथ, शेक्सपियर की कृतियां, तब तो वर्क का वर्क्स हो जाएगा। लेकिन वर्क का अर्थ यदि काम से है तो वर्क का वृक्ष नहीं होगा। इस वाक्य में ये वर्क्स ही होगा। ही हैज नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। ये सब्जेक्ट हो गया, हिज वर्क इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ हिज लगा हुआ है, ये हिज ही का पॉजेसिव केस है, सी का पॉजेसिव केस हर होता है, दे का पॉजेसिव केस देयर होता है, वी का पॉजेसिव केस अवर होता है, यू का पॉजेसिव केस यूअर होता है, आई का पॉजेसिव केस माई होता है। देखिए ये पॉजेसिव केस होते हैं, ये कभी अकेले नहीं आते हैं। माई है, हिज है, हर है, देयर है, अवर है, यूअर है, ये अकेले नहीं आते हैं सेंटेंस में, इनके साथ में दूसरी नाउन आती है, ये किसी नाउन के साथ आते हैं। माई वर्क है, माई पेन है, माई टीचर है, माई बुक है, यूअर बुक है, यूअर पेन है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, ये पूरा फ्रेज इस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा, अकेला वर्क ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसको हम पहले ले आएंगे, हिज वर्क को हम इधर लाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे इसका, तो ये हो जाएगा हिज वर्क। सिंगुलर है इसलिए हैज ही आएगा। हिज वर्क हैज नॉट बीन लगाना है, आपको याद होगा, याद कर लेना है। हैज, हैव और हैड के साथ में बीन लगता है, तो हिज वर्क हैज नॉट बीन, थर्ड फॉर्म इसमें लिखी हुई है, डन, डू की थर्ड फॉर्म है, डू, डज, डिड, डन, डू, डिड, डन होता है। हिज वर्क हैज नॉट बीन डन बाय हिम, ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। इसी सेंटेंस को यदि हम प्रश्नवाचक सेंटेंस होता, यही सेंटेंस प्रश्नवाचक होता, तो हैज को पहले लिखते और हैज को पहले लिख देंगे, तो ये हो गया हैज ही नॉट डन हिज वर्क, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। पैसिव वॉइस करेंगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। हिज वर्क को पहले ले आएंगे, हैज हिज वर्क। अब हमारे सामने हैज के साथ में बीन लगाना है, हैव के साथ बीन लगाएंगे और हैड के साथ भी बीन लगता है। सेंटेंस में नोट लिखा हुआ है। बहुत सी बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, वो नोट से पहले बीन लिख देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नोट से पहले यदि बीन लिखेंगे तो बीन लिखते ही हमें थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, और बीन लिखने के बाद में यदि थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो फिर नोट कहां लिखेंगे, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हैज हिज वर्क, पहले नोट लिखेंगे। सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो पहले नोट लिखेंगे, उसके बाद में बीन लिखेंगे। हैज हिज वर्क नॉट बीन डन बाय हिम, ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आज मैंने आपको एक्टिव से पैसिव के 3 नियम बताए हैं। यदि वाक्य में फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लिखेंगे थर्ड फॉर्म के साथ में पैसिव वॉइस करते समय। यदि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है या डू डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो वाज वर लिखेंगे और वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लिख देंगे। सेंटेंस में हैज हैव हैड लिखा हुआ है और हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे
हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म लिखनी है। यदि वाक्य नकारात्मक है या नकारात्मक होगा तो नोट से पहले सही क्रिया लिखेंगे या नोट पहले लिखेंगे। सेंटेंस में पहले नोट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, बीन लगाएंगे। हैज, हैव, हैड वाले सेंटेंस में यदि हम प्रश्नवाचक वाक्य है और नेगेटिव भी है तो हैज, हैव, हैड लिखने के बाद नोट लिखा जाएगा, नोट के बाद में बीन लगाना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म अकेली नहीं लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म के साथ सही क्रिया लिखते हैं। सही क्रिया कौन सी लिखेंगे ये मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखनी है, सेकंड फॉर्म वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वाज वर लिखनी है और थर्ड फॉर्म वाले वाक्य में हैज, हैव, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लिखनी है। अगला टॉपिक होगा मेरा इसी से संबंधित एक्टिव पैसिव का, उसमें अगले नियम एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक ये सेंटेंस में आप इसको वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। एक बात मैं और बता देता हूं, यदि आपको मेरे लिखित में नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंबावता क्लासेस में जाकर के, उसमें लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव लिंक में जाकर के आप वहां पीडीएफ देकर और मेरे लिखित में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सीखेंगे। धन्यवाद।